हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम चिंतन पढ़ने वाले हैं। चिंतन के दो प्रकार हैं, औपचारिक चिंतन और अभिसारिक चिंतन, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो इन दोनों चिंतन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को आज के वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखने वाले हैं और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चिंतन के बारे में जानते हैं, यानी चिंतन हमारा होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो वह व्यक्ति उस समस्या के बारे में सोचता है, तर्क करता है और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। उसे ही हम चिंतन कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, सोचना, समझना, तर्क करना हमारा चिंतन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, औपचारिक चिंतन और अभिसारिक चिंतन। तो आइए इन दोनों प्रकार को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम औपचारिक चिंतन के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या यानी कि प्रॉब्लम रखी जाती है, उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति यानी कि अपने बुद्धि का, मस्तिष्क का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को हम औपचारिक चिंतन कहते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, औपचारिक चिंतन में जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो वह व्यक्ति एक से अधिक हल निकालता है, यानी कि एक से अधिक दिशाओं में सोचता है। जैसे कि किसी बच्चे से हम यह प्रश्न पूछ दें कि अगर हमारे पृथ्वी से जल खत्म हो जाएगा, जो व्यक्ति से हम प्रश्न पूछेंगे वह एक से अधिक जवाब देगा, यानी कि एक से अधिक तरीके से वह सोचेगा। उदाहरण देख सकते हैं हम, जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है, यदि तुम्हारे पंख लगे हो तो तुम क्या करोगे। यानी जब एक शिक्षक होता है वह बच्चे से प्रश्न पूछता है कि तुम्हारे अगर पंख लगे हो तो तुम क्या करोगे, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब देंगे अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए। सभी बच्चे अपने विचार बताते हैं और सभी बच्चों का विचार एक दूसरे से अलग होता है। तो यानी कि औपचारिक चिंतन में बच्चे एक से अधिक दिशाओं में सोचते हैं, सभी बच्चे का विचार एक दूसरे से अलग होता है। इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं हो सकता, यानी कि कोई एक उत्तर नहीं हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में बालक इसके बारे में कल्पना करते हैं, यानी कि अपने सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं और फिर अपने विचार से विचार प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जब हम इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं बच्चे से कि अगर पृथ्वी से जल खत्म हो जाए या तुम्हारे पंख लग जाए तो तुम क्या करोगे, तो बच्चे इसमें अपनी कल्पना लगाते हैं, अपने सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपने विचार बताते हैं कि वह क्या करेंगे। अब आइए दोस्तों, औपचारिक चिंतन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, तो उन पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। यहां से एग्जाम में पूछता है कि आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह औपचारिक चिंतन से संबंधित होता है। औपचारिक चिंतन से संबंधित है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का अर्थ होता है परंपरागत चीज़ों के अलग सोच पैदा कर उसके बारे में सोचना, यानी कि जो ऐसा जवाब जो पहले के लोग देते थे वह अब के लोग नहीं देते हैं, यानी कि सभी लोगों के सोच से अलग सोचना हमारा आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहलाता है। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलती है, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलती है, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और सभी बच्चे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, यानी क्रिएटिविटी करते हैं। इसमें किसी समस्या का एक से अधिक होता है। देखिए दोस्तों, औपचारिक चिंतन में अगर किसी बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो वह एक से अधिक जवाब देता है। जैसे हम बताए थे दोस्तों, अगर किसी बच्चे से हम ये प्रश्न पूछेंगे कि पृथ्वी से जल खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, तो वह अलग जवाब देगा। या ऐसे प्रश्न पूछ दें कि अगर भूकंप आ जाए तो तुम अभी क्या करोगे, तो सभी बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। किसी बच्चे का जवाब एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं रहता है, यानी एक से अधिक समस्या का हल होता है। यह रूढ़िबद्ध नहीं है, यानी कि परंपरागत नहीं होता है, अर्थात किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, उसका समर्थक नहीं करता, यानी कि किसी एक जवाब का ये समर्थक नहीं करता है, बल्कि उसका पूरा अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करके एक से अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है। दोस्तों, औपचारिक चिंतन में जब भी हम किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो एक जवाब हमारा नहीं होता है, यानी कि अलग अलग जवाब होता है और बच्चे अभी अलग अलग जवाब देते हैं। जैसे तुम घर जाओगे तो तुम क्या करोगे, अगर हम किसी बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो सभी बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए। किसी भी बच्चे का जवाब एक दूसरे से नहीं मिलता जुलता रहता है। ये कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, यानी कि बच्चे के तर्क करने की शक्ति को बढ़ावा देता है, मजबूत करता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसलिए कहा गया है कि औपचारिक चिंतन कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। अब आइए दोस्तों, हम औपचारिक चिंतन को पढ़ते हैं।
इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। देखिए दोस्तों, अपसारी चिंतन में एक ही जवाब देता है और सभी बच्चे के विचार एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। जैसे हम किसी बच्चे से यह प्रश्न पूछ दें कि बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, तो सभी बच्चों का जवाब पटना होगा, यानी कि सभी बच्चे के विचार एक दूसरे से मिलता जुलता है और एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, यानी कि एक ही जवाब होता है। इसमें बच्चे की कल्पनाशीलता का विकास नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि जवाब ये फैक्ट होता है। यानी कि हम फैक्ट वाला क्वेश्चन जब बच्चे से पूछ देते हैं, ये हमारा अभिसारी चिंतन होता है। ये ज़्यादातर एक शब्दों में उत्तर होता है, यानी कि जब बच्चे से हम ये पूछ दें कि यूपी की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, कि अगर तुम्हारे पास पेन है या नहीं है, तो बच्चों का जवाब एक ही होता है। इसमें बच्चे सोचते समझते नहीं हैं, यानी कि एक ही हल होता है हमारा अभिसारी चिंतन में। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जब शिक्षक बालक से प्रश्न करता है कि बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, तो बालक उत्तर देता है दिल्ली। देखिए दोस्तों, इसमें एक ही उत्तर होता है। किसी भी बच्चे से हम उत्तर प्रश्न करके उत्तर पूछ दें तो सभी बच्चों का उत्तर एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि भारत की राजधानी एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। अभिसारी चिंतन हमारा वह होता है जहां हम बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर एक नहीं हो सकता। जैसे उनसे यह प्रश्न पूछ देंगे कि बताओ भारत में कौन जगह बेस्ट है, तो सही बच्चे अपने अपने जगह अपने अपने कल्पना का प्रयोग करते हुए अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कोई बच्चे ये बोलेगा कि बिहार राज्य अच्छा है, कोई बच्चे ये बताएगा कि यूपी राज्य अच्छा है। लेकिन हम दोस्तों अभिसारी चिंतन में हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो फैक्ट पे आधारित होता है, यानी कि एक शब्द में उत्तर होता है, कि जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, यानी कि एक बिंदु पर आधारित होता है। इसका उत्तर एक ही है और कोई नहीं हो सकता। अब आइए दोस्तों, अभिसारी चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदु को एक एक करके देखते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। बंद अंत का मतलब होता है दोस्तों, वहाँ से एक शब्द में उत्तर खत्म हो जाता है, सभी बच्चों का एक ही उत्तर होगा, ये बंद होता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यानी सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो एक ही उत्तर होगा, इसलिए इसे बंद अंत वाला कहा जाता है। इसमें गति तेज होती है, अर्थात इसमें शीघ्र समाधान प्रस्तुत करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे से प्रश्न पूछ दें कि भारत की राजधानी कहाँ होगी, तो बच्चे फटाक से यानी कि जल्दी से उत्तर दे देंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी कि ये शीघ्र उत्तर देते हैं। इसमें गति होता है, ये तथ्यों पर आधारित होता है, यानी कि फैक्ट पे आधारित होता है। देखिए दोस्तों, अभिसारी चिंतन हमारा फैक्ट पे आधारित होता है, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों, हम दोनों चिंतन में अंतर देखते हैं, यानी कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में अंतर देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम अभिसारी चिंतन इधर देखेंगे और अपसारी चिंतन इधर देखेंगे, तो आप दोस्तों नोट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभिसारी चिंतन में समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, यानी कि एक ही समस्या होता है हमारा। कितना भी प्रॉब्लम हम बच्चों के सामने रखते हैं, उसका समस्या एक ही होता है तथा समस्या एक ही हल होता है, यानी कि एक ही उत्तर होता है हमारा। लेकिन अपसारी चिंतन में इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, यानी कि अलग अलग समस्या का अलग अलग हल होता है। इसमें समस्या को कल्पनाशीलता, यानी कि बच्चे तर्क करके, दिमाग लगा के, बुद्धि का प्रयोग करके तथा क्रिएटिविटी, यानी कि नई नई तकनीक का रचना करना, नए नए विचार उत्पन्न करना का प्रयोग करके नई प्रकार से हल करते हैं। यानी कि जब हम बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जहाँ बच्चों की कल्पना शक्ति का प्रयोग हो, जहाँ बच्चों की सोचने की ज़्यादा मौका दें, तो वहाँ बच्चे का हल एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन अभिसारी चिंतन में हम फैक्ट वाला प्रश्न पूछते हैं, इसलिए सभी बच्चों का एक ही उत्तर होता है। अभिसारी चिंतन में इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला, यानी कि एक उत्तरों में सीमित हो जाने वाला। दोस्तों, आप बंद अंत को सीमित भी बोल सकते हैं, क्लोज एंडेड वाला होता है। यानी कि अभिसारी चिंतन में हमारा प्रश्न कैसे होता है, बंद अंत वाला। लेकिन दोस्तों, अपसारी चिंतन में इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत, यानी कि ओपन एंडेड होता है, यानी कि एक से अधिक जवाब होता है। बच्चे कितना भी जवाब देंगे लेकिन प्रश्न का उत्तर खत्म नहीं हो सकता है, यानी कि सभी बच्चे अपना अपना विचार लगा के, कल्पनाशीलता का प्रयोग करके अलग अलग जवाब दे सकते हैं। थर्ड है हमारा, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलती है, यानी कि बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलती है। देखो, अपसारी चिंतन में दोस्तों इसमें सृजनात्मक को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अभिसारी चिंतन में सृजनात्मक को बढ़ावा नहीं मिलता है, लेकिन अपसारी चिंतन में बच्चे की सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलती है, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलती है। अब आइए दोस्तों, कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन है हमारा अभिसारी चिंतन,
सामयिक चिंतन, अहमवादी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो आपको पता है दोस्तों, अपसारी चिंतन में बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलती है, बच्चे इसमें कल्पनाशीलता करते हैं और बच्चे अपने विचार अलग अलग देते हैं। लेकिन अभिसारी चिंतन फैक्ट वाला होता है, इसमें बच्चे अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा उत्तर अपसारी चिंतन होगा। सेकेंड प्रश्न है हमारा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो देखिए दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन हमारा अपसारी चिंतन से रिलेटेड है और बंद उत्तर वाले प्रश्न हमारा अभिसारी चिंतन से रिलेटेड होता है, यानी कि बच्चे अपसारी चिंतन में विभिन्न दिशाओं में सोच सकते हैं, इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।